हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी आज जिस टॉपिक के थ्रू आपसे जुड़ रहा हूं उस टॉपिक का नाम है जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की यात्रा। आज हम इस बात को समझेंगे कि जिस भारतीय अर्थव्यवस्था या जिस इंडियन इकोनॉमिक फिनोमिना को हम जी रहे हैं वो कैसे इवॉल्व हुई, वो कैसे विकसित हुई। आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जिस भारतीय अर्थव्यवस्था को आज हम महसूस करते हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी किसी एक घटना मात्र या किसी एक दिन मात्र का परिणाम नहीं है। और यदि हम इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से, गहन तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव वे में, ब्रॉडर सेंस में समझना चाहते हैं तो हमें इस यात्रा को समझना होगा, क्योंकि हर वर्तमान किसी ना किसी पास्ट के साथ जुड़ा होता है। और यदि हम उस पास्ट को नहीं समझेंगे तो वर्तमान को लेकर हमारे पास कोई क्लियर इमेज नहीं होगी, या ये कहिए कि हमारे डॉट आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। और जब डॉट कनेक्ट नहीं होते तो यूपीएससी में क्वेश्चन के आंसर लिखना, इंटरव्यू के जवाब देना थोड़ी मुश्किल होता है। क्योंकि यूपीएससी में आपसे जो सबसे बेसिक डिमांड की जाती है वो डिमांड की जाती है कि आपको हर घटना के कारण की समझ हो। यूपीएससी आपसे कभी किसी घटना पे बात नहीं करता, जबकि वो आपसे ये पूछता है कि यह घटना क्यों हो रही है। तो हमें इसी अप्रोच के साथ पढ़ना होगा, और इसी अप्रोच को जब मैं इंडियन इकोनॉमी के साथ आपके सामने जोड़ रहा हूं तो उसी टॉपिक को हम जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। हम सबको अपने घर के इतिहास को जानना बड़ा अच्छा लगता है, अपने देश के इतिहास को जानना बड़ा अच्छा लगता है, तो हमें अपने अर्थव्यवस्था के इतिहास को भी तो जानना चाहिए। आज हम जिस इकोनॉमी को महसूस करते हैं, जो आज हम इकोनॉमी का मॉडल अपना रहे हैं, जिस तरह का आज हमारा इंडियन इकोनॉमिक का इकोसिस्टम है, वो कैसे इवॉल्व हुआ होगा यह भी जानना जरूरी है। आज हम जितने भी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होंगे उसके साथ पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी और कल्चर का क्या रिलेशन है, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का क्या रिलेशन है, कैसे इंडियन इकोनॉमी इंडियन पॉलिटी को प्रभावित करती है, और यह भी देखेंगे कि कैसे इंडियन कल्चर इंडियन इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट होता है। इन सब बात को हम समझेंगे। तो आज हम सारे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को कनेक्ट करेंगे और सारे डॉट कनेक्ट होंगे। साथ में हम जितने भी क्रोनोलॉजिकल डॉट्स हैं उनको भी कनेक्ट करेंगे कि 1947 के बाद जो इंडियन इकोनॉमी थी और जो आज इंडियन इकोनॉमी है उसके बीच में कैसे एक लिंक स्टैब्लिश होता है, ये भी देखेंगे। और ये मैं नहीं कर रहा, अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्वे देखें, जो पिछले साल के कुछ सर्वे हैं, उसमें गवर्नमेंट ने भी यही अप्रोच अपनाया है, और गवर्नमेंट भी इसी बात को एस्टेब्लिश कर रही है कि हम या हमारा जो पास्ट में इकोनॉमिकल सिस्टम था और जो प्रेजेंट टाइम में हम इकोनॉमिकल सिस्टम है कैसे आपस में कनेक्ट होते हैं, यह भी दिखाया गया है। आप कभी पढ़िएगा, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो अर्बनाइजेशन था और आज उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर या एंशिएंट टाइम, मिडिवल टाइम में जो भारतीय संसाधनों का प्रबंधन होता था, जिस समय हम भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, वो आज कैसे कनेक्ट हो सकता है। हमें यह सब समझना होगा। तो चलिए हम समझते हैं। आज हमारा टॉपिक है जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। नॉर्मली हम कहीं ना कहीं इस टॉपिक को पढ़ते हैं और बेसिकली दो पार्ट में पढ़ते हैं, 1947 से 1990 तक और 1990 से वर्तमान तक। पर मैंने थोड़ी इसके तरीके को बदला है, और बेसिकली अगर हम अपना क्रोनोलॉजी को समझें कि हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 47 से लेकर 1991 तक। आपको पता है कि ये एक फेज है आजादी के बाद का, और इंडियन इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट फेज अगर कोई है तो वो ये फेज है।
इसके बाद नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं वो वर्तमान तक पढ़ते हैं, पर मैं इसको थोड़ी सी डिवाइड करूंगा और हम यहां से केवल 2014 तक पढ़ेंगे, क्योंकि आप भी ये बात जानते हो कि 2014 के बाद पूरे विश्व में कुछ फिनोमिना आते हैं नए, जैसे डीग्लोबलाइजेशन, राइट विंग का बढ़ता हुआ अप्रोच। आप देखोगे कि 2014 के बाद पूरे विश्व में दक्षिणपंथी या राइट विंग गवर्नमेंट आगे आती हैं। फिर आप देखोगे कि डीग्लोबलाइजेशन का एक फिनोमिना शुरू होता है, और साथ में आप देखोगे कि सारी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपस में सब इंटरलिंक हो रही होती हैं, और एआई जैसा कॉन्सेप्ट आता है, और पूरे समाज को, पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी राजनीतिक व्यवस्था को एक परिवर्तन देखना होता है। और उसी के कारण मैंने कहा कि 2014 के बाद से इकोनॉमी में एक नया चेंज आता है, हम उसको भी समझेंगे। तो जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 भी कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। इस टाइम पीरियड को भी हम समझेंगे, इस टाइम पीरियड को भी समझेंगे। और अगर हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमी को समझना है तो उसके लिए यह भी जरूरी है कि 1947 के पहले इकोनॉमी कैसे थी और उसमें क्या क्या फंक्शन हो रहे थे, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम थी, क्या क्या उसमें हमारे पास स्ट्रेंथ थी, हम उसको समझेंगे। तो हम इसके पहले, जिसमें ब्रिटिश टाइम पीरियड आप कह सकते हो, या जो हम एज ए कॉलोनी खुद को रखा हुआ था हमने बना के, उसमें समझते हैं। और वो टाइम पीरियड हम ऐसे समझते हैं 1757 से। आपको भी पता है कि इस समय हमारा शोषण हो रहा था, अंग्रेजों के द्वारा हमारे अर्थव्यवस्था के जितने भी संसाधन थे वो अपने लिए यूज किए जा रहे थे, और इस टाइम पीरियड के पहले भी हम समझेंगे। तो आप कह सकते हो, अगर देखा जाए तो पहला टाइम पीरियड हमारा ये होगा, दूसरा टाइम पीरियड हमारा ये होगा, तीसरा स्टेज हमारा ये होगा, चौथा स्टेज हमारा ये होगा, और पांचवा स्टेज हमारा ये होगा। तो हम टोटली 5 चरणों में भारतीय अर्थव्यवस्था को समझेंगे। हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो बेसिकली 3rd और 4th और 5th में रहेगा। हम पहले की इकोनॉमी को समझेंगे और उसका केवल एक ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा तो सबसे ज्यादा चांस उसके यहां से बनने के हैं। और मुझसे अगर पूछा जाए तो सबसे जो जर्नी स्टार्ट होती है, यहां तक तो जर्नी बहुत सिंपल रहती है। 1947 के बाद जर्नी जो होती है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और साथ में बहुत फैसिनेटिंग भी हो जाती है। बहुत मजा भी आएगी आपको पढ़ने में और समझने में, क्योंकि सोचो कि पहली बार कोई देश आजाद हो रहा है। जितने भी हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे या संविधान निर्माता थे, उनके दिमाग में कितनी ऊहापोह चल रही होगी कि कैसा देश बनाएं, उसकी अर्थव्यवस्था को हम कैसे मैनेज करें। जब हम एक नया घर लेते हैं तो हम अपने घर के संसाधनों को लेकर कितना परेशान हो जाते हैं कि कहाँ कौन सा कमरा बनाएं, कैसे किसके लिए कौन सा रिसोर्स रखें, कैसे रिसोर्स का मैनेजमेंट करें। एक छोटे से जब हम घर के लिए परेशान हो जाते हैं जिसमें बहुत कम रिसोर्स होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, सोचो जब एक देश बन रहा होगा और वो देश जिसमें हर व्यक्ति की आंखों में बहुत सारे सपने हैं, क्योंकि 200 साल बाद हम आजाद हुए हैं, और हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि अब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हर गरीब को यह लग रहा था कि अब गरीबी खत्म हो जाएगी। हर अकाल पीड़ित को ऐसा लगा होगा कि अब अकाल नहीं होगा। जिसके पास घर नहीं था उसको लगा होगा कि घर नहीं है तो अब घर मिल जाएगा। और ये सब सपने अगर किसी के ऊपर जिम्मेदारी बन रहे होंगे वो थी भारत सरकार या संविधान निर्माता। और सोचिए इन जिम्मेदारियों का कितना वजन होगा, कितनी ऊहापोह होगी, कितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी, और उसी का परिणाम फिर एक यात्रा के तौर पे होता है जिसको हम भारतीय अर्थव्यवस्था की यात्रा समझते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस टाइम पीरियड से, जिसको हम एंशिएंट बोल सकते हैं, एंशिएंट मेडिवल, या आप जो भी समझें, लेकिन 1757 के पहले की बात कर रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बेसिकली
आपको अगर मैं एक फैक्ट की बात करूं कि पूरे विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना रोल प्ले कर रही थी। सोचिए, मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं उसमें यह कहने जा रहा हूं कि हम 25% पार्टिसिपेट कर रहे थे, या आप कहोगे जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसमें 25% इंडिया योगदान दे रही थी। ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मेडिसन है ना, जो हिस्ट्री और इकोनॉमी के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मेडिसन का नाम है ना, उन्होंने ये फैक्ट बताया कि 25% इंडिया का रोल था। अब आप समझिए कि इंडिया की कितनी अच्छी आर्थिक कंडीशन थी। पूरे यूरोप में भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वारा जो माल तैयार होता था, जो गुड्स तैयार होती थी, उसकी एक अच्छी खासी डिमांड थी। और आपको पता होगा, मैंने एक डेटा इसलिए दिया कि आपको उस समय भारतीय इकोनॉमी की स्ट्रेंथ फील हो। आज जैसे आप देखते हो ना चीन का आज जिस तरह का दबदबा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में, आप एक बार ध्यान से देखिए कि चीन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है बड़ा नॉन डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है, लेकिन तब भी पूरे विश्व में उसका दबदबा है। मतलब जो वो राजनीतिक व्यवस्था अपना रहा है उसको विश्व स्वीकार नहीं करता, लेकिन चीन का दबदबा है क्योंकि चीन की पूरे विश्व अर्थव्यवस्था में एक अच्छी पकड़ है। क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई चेन है उसमें चीन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यह बात आपको कोरोना के समय में महसूस भी हुआ होगा कि चीन में कुछ भी हो रहा हो लेकिन प्रभावित पूरा विश्व हो रहा था, और खासकर वैश्विक अर्थव्यवस्था। मेरी बात समझ में आ रही? मतलब हजार उसकी बुरी आदतें हैं, पर इकोनॉमिकल वो इतना मजबूत है, इतना प्रभावी है, इसीलिए आज वो विश्व में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। तो सोचिए, भारत भी अर्थव्यवस्था के मामले में वैसे ही उतना ही पावरफुल था। चूंकि मैं दो सिनेरियो आपके सामने इसलिए कह रहा हूं ताकि आप इस बात को महसूस कर सको कि उस समय अर्थव्यवस्था में भारत का क्या दबदबा रहा होगा। और ये फैक्ट आपको मैंने बताया कि ब्रिटिश इकोनॉमिक्स मेडिसन का है। तो इस तरह से आप समझो। फिर आप देखो, मैं अगर बात रिसोर्स की करूं तो हमारा आप एग्रीकल्चर सेक्टर भी उस समय का देखो बहुत ही प्रभावित था। जो दोआब की जमीन, गंगा यमुना या जो पूरा नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ नहरों का प्रबंधन, जमीन की उर्वरता, किसानों का बेहतर प्रबंधन, उसके कारण हम कहीं ना कहीं कृषि अर्थव्यवस्था में भी एक मजबूत भूमिका निभा रहे थे। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूत भूमिका निभा रहे थे, हम कृषि में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। साथ में अगर आप खनन के मामले में देखो तो आपको याद आता होगा गोलकुंडा का हीरा या कोहिनूर जैसे शब्द आपको याद आते होंगे। वो सब कहीं ना कहीं इस बात को दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था खनन या खनिज के मामले में भी अच्छी खासी मजबूत थी। और सबसे बड़ा जो रिसोर्स होता है, जैसे मैंने आपको माइनिंग का बता दिया, और सबसे बड़ा रिसोर्स होता है नॉलेज, ज्ञान, है ना। हम रिसोर्स की बात कर रहे हैं ना अर्थव्यवस्था में। तो मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में, फिर मैंने आपको बताया कि माइनिंग में। साथ में जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो नॉलेज। और नॉलेज में भी अगर आप इंडिया को देखोगे तो एक समय इंडिया नॉलेज कैपिटल होता था वर्ल्ड में। आप देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सब भारत के सबसे बेहतर रिसोर्स थे। आप साइंस एंड टेक में देखिए तो आयुर्वेद को देख सकते हैं, आप मैथ को देख सकते हैं, आप ज्योतिषी को देख सकते हैं, खगोलीय विज्ञान को देख सकते हैं। आपके पास बहुत नाम होंगे। लिटरेचर में अगर आप देखो तो कालिदास को आप देख सकते हो, नागार्जुन को आप देख सकते हो। दर्शन में अगर आपको देखना है
तो आप शंकर जी को ब्रह्म सिद्धांत देख सकते हो शंकर का। बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो हमें नॉलेज के लेवल पे पूरे विश्व में सबसे अलग करती थी। तो आप कह सकते हो कि 1757 के पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो बड़ी प्रॉस्पर या बहुत समृद्ध थी, और इन्हीं सब को हम जब एक शब्द के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोने की चिड़िया। जब भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है तो उसका कोई एक डायमेंशन बस नहीं है, उसका डायमेंशन भारत की समृद्धता या भारत की प्रॉस्पेरिटी के साथ है कि भारत कितना समृद्ध था। क्योंकि सोना जो गोल्ड है वो कहीं ना कहीं भारतीय समाज में प्रॉस्पेरिटी का संकेत होता है, इसलिए हम जब पूरी भारतीय समृद्धता को एक शब्द से डिनोट करना चाहते हैं, एक शब्द के द्वारा बताना चाहते हैं, और खासकर हम किसी सामान्य इंसान को बताना चाहते हैं तो हम बोलते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया था। तो आज के बाद अगर आपसे कोई कहे ना कि भारत एक सोने की चिड़िया है, तो इसका कभी यह मतलब मत समझना कि केवल मात्र इकोनॉमिकल या मात्र फाइनेंशियल रिसोर्स की बात हो रही है। वो नॉलेज भी एक रिसोर्स है, इंडियन कल्चर भी एक बहुत बेहतर रिसोर्स रहा है, जिसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। पूरे विश्व में जब किसी को भी समस्या हुई तो भारत आया, और केवल भारत नहीं आया बल्कि भारत ने उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जिसमें उसने अपनी पोटेंशियल को कंप्लीटली या ये कहिए सबसे बेहतर तरीके से रियलिटी में बदला। आज आप जिस पारसी समुदाय को देखते हैं जो भारत में काफी संपन्न है, वो भारत में कहीं बाहर से आके बसा था। पूरे विश्व की जो दूसरे नंबर की मस्जिद है या जो पूरे विश्व में दूसरी मस्जिद बनी वो भारत में बनी। एक तरफ भारत में आस्तिक दर्शन या भगवान को मानने वाले दर्शन हैं जो बहुसंख्यक लोगों के द्वारा माना जा रहा है, वहीं कुछ ऐसे दर्शन हैं जो भगवान का खंडन करते हैं। चारवाक, बौद्ध, जैन और सब एक साथ रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो आपको एक डेमोक्रेसी या आपको विचारों की विभिन्नता दिखती है। ये सब हमें सोने की चिड़िया जब हम बोलते हैं खुद को तो हमें यह महसूस होना चाहिए। और जब हम भारत को सोने की चिड़िया बोलते हैं तो उसका एक मीनिंग और है। भारत को सोने की चिड़िया बताने के 3 डायमेंशन है बेसिकली। एक डायमेंशन तो हम अपने पास्ट को बता रहे होते हैं, पर वहीं दूसरा जो हमारा डायमेंशन है वो भारत के भविष्य को भी बता रहा होता है। हम इकोनॉमी को फिर से एक बार पुनरुत्थान, फिर से एक बार फिर से उसको हम सबसे अच्छी अवस्था में ले जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया एज ए गोल्डन बर्ड हमारे लिए मोटिवेशन है कि हमें भारत को कैसे बनाना है, जिसको आज की डेट में आप कहते हो कि 2047 में हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हम फिर से भारत को या इंडिया को एज ए गोल्डन बर्ड स्टैब्लिश करेंगे। तो ये एक छोटा सा शब्द है, इसको समझना जरूरी था, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आप इसको अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हो। तो यहां हम लोगों ने इस तरीके से समझा कि भारत में क्या क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था इस टाइम पीरियड के पहले, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन बर्ड, है ना, सोने की चिड़िया। इंडिया एज ए गोल्डन बर्ड। इस टाइम पीरियड के बाद खासकर यहां तक ब्रिटिश टाइम पीरियड होता है, या हम एज ए कॉलोनी होते हैं, है ना, एज ए कॉलोनी हम काम करते हैं। और इस बात को फिर आप समझ जाओ कि जब आप एज ए कॉलोनी हो तो आपके सारे संसाधनों का दोहन हो रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पीरियड में एक वणिकवाद या मर्केंटिलिज्म का कॉन्सेप्ट पूरे ग्लोबल फिनोमिना में चल रहा था, जो मैं पहले बता चुका हूं। और जिस कॉन्सेप्ट का यह मतलब है कि जिस दोस्त के पास जितने ज्यादा सोना चांदी जैसे रिसोर्स होंगे वो उतना मजबूत होगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही थी कि भारत के जितने रिसोर्स हैं वो यहां चले जाएं, और इस तरह से हमारे सारे रिसोर्स ड्रेन होने लगे, जिसको आप दादा भाई नौरोजी की थ्योरी, जिसको आप कहते हो धन का निकासी सिद्धांत,
कैसे भारत के सारे रिसोर्स धीरे धीरे ब्रिटिश में जाते गए, और साथ में भारत तो गरीब हो ही रहा है, लेकिन भारत का जो सबसे स्ट्रेंथ थी, जिसको हम बोलते थे कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या भारत का इंडस्ट्री, उसको भी उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश एम्परर को अपना सामान अगर बेचना था भारत में, क्योंकि जब सामान बेचेगा तभी तो फायदा कमाएगा, तो उसके लिए भारत की जो इंडस्ट्री है उसको खत्म भी करना पड़ेगा। और जो सबसे एक बड़ा यहां पर फिनोमिना हुआ, जिसको हम बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या बोलते हैं, वी औद्योगिकीकरण। इस टाइम पीरियड में जो सबसे मेन फिनोमिना हुआ वो हुआ वी औद्योगिकीकरण, अर्थात हमारे जो पहले के उद्योग थे, पहले की हमारी जो आर्थिक गतिविधियां थी, उनको भी कमजोर किया गया और खत्म किया गया। जैसे आप देखो कि इन्वेस्टमेंट न होना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का भारत में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया जो भारत में औद्योगिकीकरण को महत्व दे। अगर उन्होंने रेलवे में किया, और आप इसको अगर ये कहो कि इससे भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा होगा, तो ऐसा नहीं। अगर उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने रेलवे में भी अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो भी हमारे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किया था, ताकि ब्रिटिश के द्वारा तैयार माल या यूरोप के द्वारा तैयार माल गांव-गांव तक पहुंच सके और कच्चा माल ब्रिटिश तक पहुंच सके। और चूंकि ये दोनों फिनोमिना ऐसे हैं जो हमें डी इंडस्ट्रियलाइज की तरफ ले गए, तो आप कह सकते हो कि इस टाइम पीरियड में डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया। और एग्रीकल्चर सेक्टर का तो बुरा हाल था, ये आपको पता ही है कि रेवेन्यू जनरेशन बस उनका एक काम था, और एग्रीकल्चर में कोई उनका इन्वेस्टमेंट नहीं था, बस वहां से कमाई लेते थे, वहां कोई भी चीज इन्वेस्ट नहीं करते थे। और इस तरह से उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बुरी तरह से प्रभावित किया, हमारे इंडस्ट्री को उन्होंने बुरी तरह से प्रभावित किया। और हम जिस सोने की चिड़िया की बात कर रहे थे, और उसके जो हम दो आधारभूत पिलर आपको बता रहे थे, या दो या तीन, जैसे हमने कहा था नॉलेज, हमने आपको कहा था एग्रीकल्चर सेक्टर, और हमने आपको कहा था इंडस्ट्री, तो तीनों पे ब्रिटिश एम्परर ने या ब्रिटिश पॉलिसी ने बहुत बुरा असर डाला। और असर इस लेवल पे हुआ कि जो मैंने अभी आपको बताया कि हम 1757 के पहले पूरे वर्ल्ड में 25% की पार्टिसिपेशन थी, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, वो 1947 के बाद केवल 3% हो गया। ये डेटा सफिशिएंट है आपको इस बात को दिखाने के लिए कि भारत की क्या हालत थी। जब इस समय हमारा देश आजाद होता है, तो उस समय भारत में 50% से ज्यादा लोग पॉवर्टी में थे, गरीबी में थे। और वो गरीबी आप सोच सकते हो कितनी भयावह रही होगी। 80% लोग इलिटरेट थे। ये सब अप्रॉक्स है, क्योंकि उस समय का जो डेटा था वो कोई एक व्यवस्थित संस्था के द्वारा नहीं लिया गया। मैंने जब इसको रिसर्च किया तो कहीं कुछ, तो एक अप्रॉक्स आप समझ सकते हो कि ये डेटा था, ये सिनेरियो था उस समय की भारतीय अर्थव्यवस्था का। और मैंने आपको बताया कि जिसको हम गोल्डन फेज कहते थे, या जिसको हम इंडिया जो गोल्डन बर्ड कहते थे, वो ये था। तो क्या रहा होगा 200 साल, आपको समझ में आ गया होगा। आपने जब भी कोई किताब पढ़ी होगी हिस्ट्री की, स्पेक्ट्रम पढ़ा हो, या बिपिन चंद्रा पढ़ा हो, या एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, तो आपने इस 200 साल में ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीतियां थी, उसका जो भारत में परिणाम था, वो आपने पढ़ा होगा। इसीलिए मैं इसको ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा, और बहुत अच्छे से वहां एक्सप्लेन ऑलरेडी किया गया है। तो इस तरह से 1947 तक हम पहुंच गए। अब 1947 में हमारा देश आजाद होता है, और मैंने आपको बताया कि आजादी कहीं ना कहीं हमें एक खुशी, एक ऊर्जा भी दे रही थी, पर उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और मैंने आपको बताया कि 200 साल लोगों ने शोषण सहा था, और जब आजाद हो रहे होंगे तो कितने उनके सपने होंगे, ये आप एक बार सोचिए। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं,
और आपको लगता है कि हम अधिकारी बन जाएंगे तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आपके भी सपने हैं और वो होने भी चाहिए, जबकि आप ऑलरेडी अभी भी अधिकारों से युक्त हो, उसके बाद भी आप अधिकारी बनने के बाद सोचते हो कि और बहुत सी चीजें हम पा लेंगे। तो सोचो, गुलामी के बाद जब किसी को आजादी मिली होगी तो उसके सपने कैसे होंगे। और सपने के साथ साथ चुनौतियां भी उतनी ही थी। भारत पाकिस्तान का विभाजन, पूरे भारत को इंटीग्रेट करना, जो रियासतें थी 500 के ऊपर उनको मिलाना, धार्मिक उन्माद हो रहा था उसको शांत करना, और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ऐसी दिशा देना जो सभी के सपने पूरे कर सके। तो चलिए हम देखते हैं, जो हमारा मेन फोकस है कि हम समझेंगे सबसे पहले कि इस समय पूरे ग्लोबल लेवल पर या वैश्विक स्तर पे क्या बैकग्राउंड था। तो ग्लोबल लेवल पे क्या बैकग्राउंड था, खासकर इकोनॉमिकल कैसा सिस्टम चल रहा था, हम उसको समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमने क्या मॉडल अपनाया इकोनॉमी का, अर्थात भारत की जो संसाधन है हम उसको कैसे प्रबंधित करने जा रहे हैं, हम उसको कैसे प्रबंधन करेंगे, हम इस चीज को भी अब पढ़ने आगे चलेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे कि भारत ने जो भी अपनाया उसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन थे, या हमने जो भी अपनाया उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे कि हमने वो अपनाया। फिर हम समझेंगे कि भारत ने जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई होंगी उसके क्या फीचर्स थे। और चौथी बात हम समझेंगे कि उन सब का क्या इंपैक्ट भारत में क्रिएट हुआ। इस तरह हम यहां समझेंगे। जब हम बात फीचर्स की कर रहे होंगे तो हम उस समय देखेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट थी वो क्या अप्रोच लेकर आई, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, हम इसको भी समझेंगे। तो चलिए हम एक एक बात को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें समझना है कि वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा था, तो आपको पता है कि उस समय पूरे वर्ल्ड में दो सेंटर थे, एक यूएसएसआर जिसको आज हम रूस कहते हैं, और दूसरा एक फिनोमिना था जो यूएसए में था। ये दो फिनोमिना थे। आपको पता है कि ये कैपिटलिज्म को मानता था, ये पूंजीवाद आइडियोलॉजी को मानता था, और ये सोशियोलॉजी को मानता था, सोशलिस्ट इकोनॉमी को, सॉरी। तो दो तरह के इकोनॉमिक मॉडल थे जो पूरे विश्व में फेमस थे। आपको भी पता है कि रूस में 1917 की क्रांति के बाद, है ना, लेनिन स्टालिन आते हैं और वो सोशलिस्ट इकोनॉमी को अप्लाई करते हैं, और उस समय रूस बहुत तेजी से आगे, यूएसएसआर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं यूएसए में भी आपको बताया। लेकिन एक यहां पर इशू था कि 1930 में एक आर्थिक मंदी आती, ग्रेट डिप्रेशन। मतलब सपोज करिए, मैं आपको ऐसा फील कराना चाह रहा हूं कि 1947 है, ठीक है। 1947 के समय में जो कैपिटलिस्ट देश थे, जो पूंजीवादी देश थे, वो एक महामंदी जैसी बीमारी को झेल रहे थे या एक आर्थिक नकारात्मक प्रभाव के साथ पीड़ित थे। वहीं यूएसएसआर में सोशलिस्ट इकोनॉमी चल रही थी और ये सब कुछ हो रहा था, और इसी के बीच में भारत आजाद होता है। जब भारत आजाद होता है तो सवाल है कि भारत ने किस मॉडल को अपनाया। तो चलिए इसको देखते हैं कि भारत ने किस मॉडल को अपनाया। तो आप देखते हो कि भारत ने जो मॉडल अपनाया, जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी हमने ऐसा अपनाया। इसमें एक शब्द मैं ऐड करना चाहूंगा कि भारत ने जो मॉडल अपनाया वो मिक्स्ड इकोनॉमी था, लेकिन वो कैसा था? सोशलिस्ट सेंट्रिक, मतलब समाजवाद केंद्रित। कैसा? समाजवाद केंद्रित, या मैं आपको ऐसा कहूं कि समाजवाद उसमें ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा था, जबकि पूंजीवाद
उसमें बहुत छोटा रोल प्ले कर रहा था। अगर आपसे मैं कहूं कि जो भी आर्थिक संसाधन थे उसमें से मात्र थोड़ी सी ही रिसोर्स प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, जबकि बड़ा सोर्स किसने रखा? सोशलिस्ट इकोनॉमी ने, जिसको आप बोलते हो स्टेट लेड डेवलपमेंट मॉडल, अर्थात राज्य संसाधनों पे हक रखेगा और राज्य संसाधनों के संदर्भ में निर्णय लेगा। तो हमने ये तरीका अपनाया। तो अभी मैंने आपको बस ये बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जो हमने 1947 के बाद अडॉप्ट किया वो कैसी थी? वो सोशलिस्ट सेंट्रिक मिक्स्ड इकोनॉमी थी, अर्थात आप कह सकते हो कि हमने स्टेट लेड इकोनॉमी को मॉडल अपनाया कि जिसमें स्टेट का रोल बड़ा होगा। लेकिन अब एक सवाल आता है कि हमने ऐसा क्यों किया? आखिर हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल क्यों अपनाया? और जैसा मैंने कहा था कि यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा कि हमने कैसा इकोनॉमिक मॉडल अपनाया, बल्कि ये पूछेगा कि हमने क्यों ऐसा मॉडल अपनाया। तो हम समझना चाहेंगे कि उसके पीछे क्या रीजन या क्या कॉजेज रहे होंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला रीजन था वो रीजन ये था कि उस समय जो मैंने आपको अभी ग्लोबल बैकग्राउंड बताया, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बताया, उस समय दो मॉडल थे, आपको दो में कोई एक एडॉप्ट करना था। तो आप कौन सा एडॉप्ट करोगे? जो सबसे बेहतर दिख रहा होगा। अगर मैं आपके सामने दो फोन रख दूं और कहूं कि एक फोन आप ले लो, तो आप कौन सा फोन लोगे? जिसके फीचर्स अच्छे होंगे, जो अच्छा लग रहा होगा, जो मजबूत दिख रहा होगा, वो लोगे। तो ऐसे ही उस समय देखा जाए अगर, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी जो, वो ग्रेट डिप्रेशन या मंदी से प्रभावित थी, अर्थात लोगों का कहीं ना कहीं उसके प्रति एक निगेटिव एटीट्यूड बन गया कि भाई ये इकोनॉमी का मॉडल तो सही नहीं है, इसमें तो बड़ी कमियां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों को सही से लीड नहीं कर पा रही। क्योंकि भाई जो समस्या आई वो समस्या सबने देखी। मान लो आप कोई खाना खाओ वो बीमार हो जाओ, कोई दूसरा आदमी कुछ खा रहा है वो स्वस्थ है, तो आप क्या कहोगे? पहले वाले आदमी का खाना बुरा है और आप नहीं अडॉप्ट करोगे, आप नहीं लोगे। तो वैसे ही हमारे संविधान निर्माताओं ने, या संविधान निर्माताओं की जगह अगर मैं बात करूं, हमारी सरकार ने ये मॉडल अपनाना पसंद किया जो मजबूत है। और कैपिटलिस्ट उस समय मजबूत नहीं लगा, इसलिए हमने कैपिटलिस्ट को अपने मिक्स्ड इकोनॉमी में बहुत कम जगह दी। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको आप यूएसएसआर के थ्रू देख रहे थे, और यूएसएसआर 1947 1950 के टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो हमें दूर से देखने में बहुत अच्छा लगा। हमने वहां की सोसाइटी को नहीं देखा, बल्कि हमने वहां के केवल इकोनॉमिक अप्रोच को देखा, और हमें लगा कि वहां बहुत तेजी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत तेजी से वहां हर चीज बढ़ रही है, तो जरूर ये अच्छा होगा। तो आप कह सकते हो एक सबसे मेन कारण था कि ग्रेट डिप्रेशन के कारण कैपिटलिस्ट को लेकर निगेटिव एटीट्यूड बन गया हमारा, और वहीं यूएसएसआर की जो तेज ग्रोथ हो रही थी उसके कारण सोशलिस्ट को लेकर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया। एक ये बहुत बड़ा कारण था। मैं ये नहीं कह रहा कि बस यही एक कारण था और यही सबसे मेन कारण था, ऐसा नहीं, एक कारण ये भी था। तो आप कह सकते हो कि वैश्विक बैकग्राउंड के बेस पे आप एक कारण बता सकते हो। दूसरा कारण यह भी था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाने की कुछ प्री कंडीशन होती हैं। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसमें प्राइवेट सेक्टर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के पास जब तक पूंजी नहीं होगी वो कुछ कर नहीं पाएगा। अर्थात प्राइवेट सेक्टर हो, उसके पास बहुत पर्याप्त मात्रा में पूंजी हो, कैपिटल हो, जिसको वो इन्वेस्ट करेगा। जब इन्वेस्ट करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री डेवलप होगी। लेकिन भारत में उस समय एक समस्या थी कि ब्रिटिश पॉलिसी कुछ ऐसी थी कि भारत में कैपिटल का क्राइसिस था, या कोई बहुत बड़ा प्राइवेट प्लेयर नहीं था जो भारत में एक प्रमुख रोल प्ले कर सकता, या मतलब कई सारे ऐसे हमारे पास प्लेयर नहीं थे जो भारत में अच्छा खासा रोल प्ले कर सकते। तो चूंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए कैपिटल बहुत जरूरी है और भारत में प्राइवेट सेक्टर के पास उतना कैपिटल नहीं था, इसलिए हमें ये इकोनॉमी का मॉडल सही नहीं लगा और हमने
फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी या स्टेट के रोल को बढ़ावा दिया। फिर वही तीसरी बात अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि कैपिटल का अभाव था। ठीक, तीसरी बात देखो कि भारत में उस समय गरीबी बहुत थी। मैंने आपको बताया कि 80% के ऊपर लोग इलिटरेट या अनपढ़ थे, 50% से ज्यादा लोग गरीब थे। तो आप खुद सोचो कि जब भारत में व्यक्तियों के अंदर आर्थिक क्षमता ही नहीं है तो क्या वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ खुद को जोड़ पाएंगे? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो पर्पज है वो प्रॉफिट जनरेट करना है, ना कि वेलफेयर जनरेट करना। और भारत जिस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा था, अगर उसमें हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ले आते तो शायद भारत में सारी इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर जो था वो प्रॉफिट के लिए काम करता, जबकि हमारी जनता को वेलफेयर की डिमांड थी। एजुकेशन, शिक्षा वो नहीं मिल पाती। तो आप कह सकते हो कि एक ये भी बड़ा कारण था कि उस समय जो इंडिया की जरूरत थी वो वेलफेयर थी, वो स्टेट के द्वारा किए जाने वाली ऐसी नीतियों का निर्माण था जो भारत के लोगों की क्षमता को बढ़ा सके, लिविंग स्टैंडर्ड को उठा सके। और वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में थोड़ी मुश्किल था, इसलिए भी सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए हमने आगे बढ़ा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है कि भारत में गांधी जी और नेहरू दो बहुत मेन शख्सियत थी। आपको पता है कि गांधी जी का भारत में बहुत रोल है और भारत में हर जगह आप गांधी जी का इंपैक्ट देख सकते हैं। और गांधी जी भी कहीं ना कहीं रिसोर्स के कंसंट्रेशन को लेकर चिंतित रहते थे, अर्थात संसाधन अगर किसी व्यक्ति पे केंद्रित हो जाएंगे या व्यक्ति के एक या दो व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास रहेंगे तो शोषण का कारण बनेगा। जब आप गांधी का ट्रस्टीशिप पढ़ते हो, जब गांधी का आप अर्थव्यवस्था का सिद्धांत पढ़ते हो, वो कभी भी प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं करते थे। वो बेसिकली ट्रस्टीशिप सिद्धांत को मानते थे, जिसमें रिसोर्स पे किसी व्यक्ति का नहीं, जबकि प्रकृति का, नेचर का अधिकार है। बाकी लोग तो उसके केवल संरक्षण करने के लिए। तो उसका भी कहीं ना कहीं आप इसमें इंपैक्ट देखोगे। और फिर दूसरी शख्सियत नेहरू। कहा जाता है कि आजाद भारत में कुछ समय बाद गांधी जी शहीद हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शहीद हो गए, तो फिर केवल एक शख्स थे जो नेहरू थे, जिनका पूरे भारत में व्यापक प्रभाव था। और शायद भारत की नीतियों में नेहरू का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि नेहरू जी भी व्यक्तिगत तौर से, इंडिविजुअल तौर पे वो कहीं ना कहीं एक समाजवादी अभिवृत्ति या एक सोशलिस्ट एटीट्यूड रखते थे, और वो कहीं ना कहीं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा। तो एक आप इसको इंडिविजुअल पर्सन के तौर पे भी अगर आप देखना चाहो कि कैसे एक इंडिविजुअल पर्सन का इंपैक्ट होता है, आप इसको देख सकते हो। साथ में एक अप्रोच अगर आप देखो कि भारत उस समय जो गुलाम हुआ था वो एक प्राइवेट कंपनी के आने से हुआ था, या एक विदेशी निजी कंपनी जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, उसके आने से हुआ था। अब आप सोचो कि जिस घटना से हम 200 साल पीड़ित रहे, आजाद होने के बाद क्या हम वैसी ही किसी घटना के साथ जुड़ना पसंद करेंगे? हमें एक फोबिया हो गया था, और उसी फोबिया का एक परिणाम था कि हम एक बंद अर्थव्यवस्था या एक क्लोज्ड इकोनॉमी के तौर पे खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों के आने के पहले हम एक खुली अर्थव्यवस्था थे, जिसमें हम 25% रोल प्ले कर रहे थे। उसी में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और हमारा वो शोषण करती है 200 साल, जो एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे आती है। तो हम काफी डरे हुए थे। इस कारण उस डर का भी एक इंपैक्ट था कि हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को उतनी जगह नहीं दी, और एक क्लोज्ड इकोनॉमी को, एक कंट्रोल्ड या प्लान्ड इकोनॉमी को हमने जगह दी। जब आगे एक कदम और बढ़ते हैं, कारण के बाद में अगर बात करते हैं, तो इंडियन कल्चर में भी एक कारण है। अगर आप देखो भारत में, आपको कहीं भी देखिए आप भारत में, तो आप देखोगे कि भारत में एक्सट्रीम किसी भी अप्रोच को नहीं अपनाया जाता।
भारत में हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। जैसे आप देखो, भारत में अहिंसा को महत्व दिया गया है, भारत में शांति को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन साथ में ऐसा नहीं कहा गया कि हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। यह भी आपको पता है, अगर भारत में शांति को बहुत महत्व दिया गया है तो भय को भी महत्व दिया गया है। जैसे आप देखो, भय बिना प्रीति ना होई। एक नॉर्मली आप देखो, जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति के हीरो हैं, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, आपको सब में मध्यम मार्ग दिखेगा। एक तरफ गुस्सा भी बहुत होगा, दूसरी तरफ प्रेम भी बहुत होगा, है ना। आप कृष्ण को देखिए तो आपको बांसुरी भी मिलेगी, शांति का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक। वहीं उनके एक हाथ में आपको चक्र भी मिलेगा। वैसे आप राम को देखिए तो आपको मुस्कुराहट भी मिलेगी, तो धनुष भी मिलेगा। आप किसी भी चीज को देखिए, आप हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन को देखिए तो आपको उसमें भी अहिंसा भी देखेगी, हिंसा भी दिखेगी। आप हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को देख लीजिए तो आपको कोई भी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी नहीं मिलेगी। संसद को पावर भी होगी, साथ में कंट्रोल भी होगा। सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे ही है। तो हर जगह हमारे मध्यम मार्ग आपको हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा कल्चर है। आप बुद्धा फिलॉसफी पढ़ो तो भी वहां पाओगे आप। तो हम इकोनॉमी में उससे कहां बच के रह सकते थे। तो इसीलिए इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग रहा और हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। अगला अगर रीजन की बात करें कि भाई ऐसा क्या रहा और जिसके कारण हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, तो उसके पीछे एक रीजन और था, इकोनॉमिक सोवरेंटी, अर्थात आर्थिक संप्रभुता। मैंने आपको बताया कि उस समय दो आइडियोलॉजी थी, यूएसएसआर की और यूएसए की, और ये दोनों कहीं ना कहीं गुटबाजी में फंसे हुए थे। और यदि हम किसी एक भी आइडियोलॉजी के साथ कनेक्ट होते तो हम एक गुट का हिस्सा बन जाते और हमारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सोवरेंटी खत्म हो जाती। इसीलिए हमने खुद के एग्जिस्टेंस को पहले रखा, खुद के अस्तित्व को हमने जगह दी और अपनी आर्थिक संप्रभुता को हमने स्थापित किया, जिसका परिणाम था मिक्स्ड इकोनॉमी। हम किसी भी इकोनॉमिकल गुट का पार्ट नहीं होना चाहते थे। हम किसी भी एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को अगर फॉलो करते तो ये उचित नहीं था हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी। और उस समय की हमारी जो डिमांड थी, अगर हम डिप्लोमेटिक होकर सोचें, अगर हम चालाक होकर सोचें, तो हम दोनों तरह की आइडियोलॉजी से कनेक्टेड थे, अर्थात दोनों ग्रुप से हम फायदा ले सकते थे और जरूरी भी था उस समय। भारत उस समय जिस तरह की समस्याओं को फेस कर रहा था, उस समय भारत किसी से दुश्मनी नहीं ले सकता था। इसका इंपैक्ट आज तक हमारे ऊपर आप पॉजिटिव देखोगे कि कैसे हमने यूएसए से भी फायदा लिया उस समय और यूएसएसआर से भी लिया। नकारात्मक जरूर प्रभाव होंगे, लेकिन अभी मैं नकारात्मक में चर्चा नहीं करना चाह रहा। अभी मैं इसको एक पॉजिटिव वे में लेके चल रहा हूं। और नकारात्मक है, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा कि नकारात्मक नहीं है, लेकिन सकारात्मक ये है कि हमें दोनों तरफ से रिसोर्स मिले, दोनों तरफ से हमें टेक्नोलॉजी मिली, दोनों तरफ से हमें सपोर्ट मिला, जिसने कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार दिया। तो इस तरह हमने आपको एक कारण बताया कि कैसे भारत की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो हमने इसके पीछे आपको बहुत सारे लॉजिक दिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी होना कोई एक घटना नहीं है, एक यात्रा है, जिसमें कल्चर का भी इंपैक्ट है, जिसमें हमारे पीछे पुरानी बुरी घटनाओं का भी इंपैक्ट है, जिसमें हमारी चालाकी का भी प्रभाव है। इस तरह हमने सारे, कैसे व्यक्तिगत गांधी और नेहरू का भी रोल है, तो कैसे हमारा स्वतंत्रता संघर्ष जो हुआ, स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष हुआ, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मूल्य था वो क्या था, शोषण रहित होना। और आपको भी पता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि शोषण नहीं होगा। तो आपको बताना होगा कि कैसे उस संघर्ष ने इस अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया। और देखिए इसमें होना क्या था, बात करते हैं अप्रोच की। जो सबसे मेन अप्रोच है कि भाई हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपना तो ली, पर मिक्स्ड इकोनॉमी काम कैसे करेगी, इसके पीछे हमने क्या सोचा होगा, इसके पीछे क्या सोचा होगा। तो इसके पीछे बेसिकली एक थ्योरी थी जिसको हम बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। क्या बोलते हैं, ट्रिकल डाउन थ्योरी। इसका मतलब ऐसा होता है कि सपोज करो
ये मान लो पत्थर कंकड़ है, निस्यंदन का सिद्धांत, तो यहां जब पानी डाल दोगे ना आप तो धीरे धीरे नीचे गिरता रहेगा। ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है ना, ट्रिकल डाउन थ्योरी। जैसे इसका मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बता दूं, जैसे मान लो कि मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया, मैं अपने गांव में जाके 100 बच्चों को पढ़ाऊं, वो 100 बच्चे 500 बच्चों को पढ़ाएं। तो देखो, ऊपर मैं दिल्ली गया था पढ़ने, मैं दिल्ली से पढ़ के आया, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिर आप कई लोगों को पढ़ाओगे, तो कैसे ऊपर पर काम किया गया था, मतलब जो एक्शन लिया गया था वो एक्शन लिया गया था ऊपर टॉप में, पर उसका इंपैक्ट कहां पड़ रहा है, पूरा बॉटम पे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी, क्योंकि ऊपर से नीचे से रिस रिस के आ रहा है। अब आप कहोगे भाई ये इकोनॉमी में कैसे कनेक्टेड है, ये कहां से जोड़ रहे हो, तो चलो हम उसकी बात करते हैं। तो चूंकि हमारे पास रिसोर्स कम थे, तो उस समय जो दो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, एक का नाम था जवाहरलाल नेहरू और एक का नाम था पीसी महालनोबिस, है ना। तो ये दो ऐसी शख्सियत थी, एक राजनीतिक शख्सियत थी जवाहरलाल नेहरू, उनको निर्णय लेना था, एक अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे महालनोबिस। उन्होंने एक मॉडल तैयार किया और कहा एक काम करते हैं कि जो स्टेट है वो अपने पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स रखे, ठीक, और कहा कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे। कौन करे? इन्वेस्ट बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, जैसे स्टील, आयरन, ठीक है, डैम, इस तरह जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल, उनमें इन्वेस्ट करें। ठीक, तो ठीक होगा। इससे क्या होगा? तो ऐसा अप्रोच था नेहरू जी का और महालनोबिस जी का कि भाई बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्ट किया जाए और फिर उसमें लोग काम करेंगे, क्योंकि लोगों को क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी। साथ में इसमें क्या होगा? कैपिटल गुड्स बनेंगे। और ये दोनों बड़े व्यापक प्रभाव जनरेट करेंगे। अब आप समझिए ऐसे कि जब आप बड़ी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि उस समय कोई बड़ा प्राइवेट प्लेयर था नहीं भारत में, तो बड़ी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता था प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, तो सरकार ने कहा कि हम इन्वेस्ट करेंगे, और जब हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी और लोगों के पास रिसोर्स या पैसा जॉब के थ्रू पहुंचेगा, और जब लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो गरीबी कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, और जो अर्थव्यवस्था का एक उद्देश्य होता है वो होगा। साथ में कैपिटल गुड्स भी बनेंगे। कैपिटल गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स होता है जो दूसरे चीजों का निर्माण कर सकें। जैसे मान लो आप आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम बन गई, जैसे मान लो चॉकलेट बन गई, ये सब कंज्यूमर गुड्स हैं जो आपने खाया पिया और बस। लेकिन कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीनें, जैसे आइसक्रीम बनाने वाली मशीन बनाई जाए, सपोज करो कार बनाने वाली मशीन बनाई जाए, तो जो ऐसी मशीनें होती हैं जिसको हम आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्व करके बाद में रिटर्न ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो सरकार ने कहा कि बड़े बड़े सेक्टर को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़े बड़े सेक्टर में, उससे लोगों को नौकरी मिलेगी, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। साथ में इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स बनेंगे, और ये कैपिटल गुड्स बाद में हमारी इकोनॉमी में अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। सपोज करो, मान लो आइसक्रीम बनाने वाली मशीन सरकार ने बना दी। अब चूंकि आइसक्रीम बनाने वाली मशीन कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं बना सकता था, क्योंकि उसमें बहुत पूंजी लगनी थी, बहुत कैपिटल लगना था, तो सरकार ने बना दिया। अब जब मशीन बन गई तो लोग उस मशीन को खरीद खरीद के आइसक्रीम बनाएंगे, और लोग अपनी बेरोजगारी को दूर करेंगे, अपनी गरीबी को दूर करेंगे, और सभी को आइसक्रीम खाने को भी मिलेगा। तो आइसक्रीम तो इसलिए मैं बता रहा हूं तो चूंकि आप लोग इससे ज्यादा कनेक्टेड हो गए, बाकी आप हर तरह की चीजों के साथ जोड़ सकते हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो। अब उस समय तो ये सब नहीं था, लेकिन जो उस समय की चीजें थी आप उससे जोड़ लीजिए, टीवी उस समय थी, तो इस तरह आप समझ सकते हो। तो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी हमारे गवर्नमेंट ने अपनाई। अब समझ में आ गया होगा आपको बात में कि इस गवर्नमेंट मॉडल पे या इस इकोनॉमिक मॉडल पे जो सारी बड़ी इंडस्ट्री है वो सरकार के कंट्रोल में है,
और छोटी छोटी जो बातें हो रही हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए हैं। तो चलिए, यहां तक हमने समझा कि हमारी गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था, उस समय जो हमने मॉडल अपनाया उसको लेकर हमारा क्या अप्रोच था। अब एक नई बात आती है आपके मन में कि ये सब हुआ कैसे होगा। तो ये सब हमने जो किया, जो पीसी महालनोबिस और नेहरू जी ने कहा कि हम बड़ी बड़ी चीजों में इन्वेस्ट करेंगे और उसका जो जो फायदा होगा वो सब तक पहुंचेगा, जब सब में पहुंचेगा तो फिर चीजें अच्छी और होंगी। ये सब काम करने के लिए हमने कहा कि हम भाई 5 ईयर प्लान बनाएंगे और उस 5 ईयर प्लान के थ्रू ही हम ये सब एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है और मिक्स्ड इकोनॉमी में कैसे स्टेट सारे काम करेगा और जो काम करेगा तो कैसे करेगा, 5 ईयर प्लान के थ्रू करेगा। तो ये हमारी सरकार का अप्रोच था। साथ में एक दिमाग पे और अब आपके सवाल आएगा कि भाई ये सब जो किया जा रहा है उसके लिए किस आर्थिक नीति को सहारा बनाया जा रहा है। तो देखो, हमारे देश में कुछ भी होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन होगा, या कोई ना कोई उसके लिए लॉ होगा, या कोई ना कोई उसके लिए पॉलिसी बनाई गई होगी जिसपे इस बात को लिखा गया होगा कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। मैंने अभी तक आपको जो बात बताई हो तो सरकार की इच्छा थी, सरकार वैसा करना चाहती थी, पर देश किसी का घर नहीं है। देश में हर चीज लिखित होती है, हर चीज कानून में होती है, इसीलिए कहा जाता है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, है ना, क्योंकि लॉ की चलती है ना कि किसी व्यक्ति की। तो जो भी सब हो रहा था वो कैसे हो रहा था ये समझना है। तो अगर मैं आपको भारतीय संविधान की बात बताऊं तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उसमें कहीं ये नहीं बताया गया कि इंडियन इकोनॉमी को काम कैसे कैसे करना है। अर्थात इंडियन इकोनॉमी को लेकर कोई एक फिक्स तरीका नहीं बताया गया। तो मेरा कहने का मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखिएगा मैं बात अभी 1950 की कर रहा हूं, तो दिमाग में 42 अमेंडमेंट से थोड़ी अपने आप को दूर रखना, है ना, क्योंकि जब आप पढ़ लेते हो तो तुरंत आता है दिमाग में, अरे ये कैसे गलत पढ़ा रहे, सोशलिस्ट इकोनॉमी तो लिखा है, पर वो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो लिखा है वो समाजवादी लिखा है ना, सोशलिज्म लिखा है। याद रखना, पूरा वर्ड पढ़ना, उसमें अर्थव्यवस्था नहीं लिखा, और साथ में अगर उसका मायने भी आप पढ़ोगे तो बहुत अलग है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो 1950 में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कहीं यह नहीं बताया गया कि अर्थव्यवस्था किस तरीके से काम करेगी, अर्थात क्या साधन है, इस बात पे चर्चा नहीं की गई कि सोशलिस्ट होगी कि कैपिटलिस्ट होगी कि मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर डिस्कशन किया गया है अर्थव्यवस्था को लेकर तो केवल यह बताया गया कि साध्य क्या होंगे, अर्थात अल्टीमेट हमारा गोल क्या है। तो बताया है कि हमारा गोल जो है वो आप डीपीएसपी जब पढ़ोगे, या आप प्रियम्बल पढ़ोगे, या आप फंडामेंटल राइट पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे काम करेगी, इस पे चर्चा नहीं की गई। जबकि यह चर्चा की गई है कि अर्थव्यवस्था को इस तरह से संचालित करना है कि ये अल्टीमेट गोल, जैसे कहते हैं जस्टिस, फ्रीडम, लिबर्टी, या रिसोर्स के कंसंट्रेशन को रोकना, इक्वलिटी को बढ़ाना, ह्यूमन राइट्स की बात, वेलफेयर की बात की गई, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने की बात की गई। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल साध्य की बात की गई है, गोल की बात की गई है, किस तरह से उसको करना है यह कहीं नहीं बताया गया। अर्थात संविधान निर्माता बहुत समझदार थे, जो चाहते थे, जो मानते थे कि किसी देश को अपनी अर्थव्यवस्था के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि इससे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि समय जब बदलता है तो परिस्थितियां बदलती हैं। अगर कोई संविधान में एक फिक्स तरीका बता देते तो बदलते समय के साथ अगर उसका प्रासंगिकता नहीं रह जाती तो फिर समस्या आती। तो संविधान में हमारे अर्थव्यवस्था को कैसे चलाना है उसको लेकर फ्लेक्सिबिलिटी है, पर अल्टीमेट गोल क्या होने चाहिए इसके बारे में स्पष्ट बताया गया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा नहीं लिखा
कि मिक्स्ड इकोनॉमी से रिलेटेड कोई वर्ड यूज किया हो। हमारे यहाँ जो मिक्स्ड इकोनॉमी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आए वो बेसिकली आए 1950 में, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, औद्योगिक नीति से संबंधित एक प्रस्ताव आया 1950 में, और फिर एक आया 1956 को, वो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। दो बेसिकली दो ऐसे पेपर आए या दो ऐसे नीतियां आई जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को एक संरचना दी, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। बेसिकली अगर इन दोनों को आप पढ़ोगे तो इसमें कहा गया है कि जितने भी भारत के स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं अर्थात जो इंपॉर्टेंट हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, या आप कहिए जिसका प्रभाव पूरे भारत में पड़ता है, जिसका प्रभाव भारत के अस्तित्व में पड़ सकता है, जैसे रेलवे, न्यूक्लियर पावर, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज कहा कि पब्लिक सेक्टर के पास रहेगा। और ये लिस्ट बड़ी थी, आपका ये कि इसमें ज्यादातर जितने संसाधन थे उसमें कहा गया कि वो पब्लिक सेक्टर के पास रहेंगे, अर्थात वो सरकार के पास रहेंगे। इसके बाद जो बचे सेक्टर थे उसको कहा गया कि वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाएंगे। तो जितने बड़े बड़े मेन संसाधन थे वो सब सरकार ने रख लिए। उसके बाद जो बचे वो कहा गया कि प्राइवेट के पास जाएगा। पर एक बात और कही गई कि प्राइवेट को भी दो पार्ट में तोड़ा गया। एक तो बड़े प्लेयर, जो बड़े प्लेयर थे उनके लिए कहा गया कि भैया आप भी काम करोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी मैं बता रहा हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर था उसमें कुछ चीजें स्मॉल इंडस्ट्री के नाम पर, अर्थात जो छोटी छोटी चीजें थी, कुछ ऐसे उद्योग थे जो कहा गया कि ये स्मॉल इंडस्ट्री के नाम पर रिजर्व रहेंगे और इसमें बड़े प्लेयर नहीं आ सकते, इसमें छोटे छोटे खिलाड़ी ही खेलते रहेंगे और बड़े प्लेयर को इसमें परमिशन नहीं होगी। सपोज करो ऐसे मैं कहूं कि अगरबत्ती का बिजनेस है ना, या मान लो छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं जैसे मोमबत्ती बनाने का बिजनेस, तंबाकू का बिजनेस, ऐसे अगर मान लो छोटे छोटे बिजनेस है तो कहा गया कि ये छोटे छोटे बिजनेस केवल स्मॉल इंडस्ट्री के नाम पर रिजर्व रहेंगे और बाकी जो चीजें हैं बड़े प्लेयर अपने पास रखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सरकार ने जितने भी बड़े सेक्टर थे वो सबको तो अपने पास रखा, जिसको हमने स्ट्रेटेजिक सेक्टर बोला। बाकी रिसोर्स प्राइवेट को दे दिए, उस प्राइवेट में भी कुछ रिसोर्स केवल स्मॉल इंडस्ट्री के नाम पर रिजर्व कर दिए। बाकी कहा रखा कि ठीक है जितने भी इसमें जाइंट प्लेयर हैं वो अपना खेलें, आर्थिक रूप से उसमें इन्वॉल्व रहें। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो इंपॉर्टेंट था कि प्राइवेट को लाइसेंस लेना होता था। क्या लेना होता था? लाइसेंस। पूरी तरह से आजादी नहीं थी। और एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि लाइसेंस लेने का मतलब है कि सपोज करो अगर उस समय योगेश त्रिपाठी को कोई बिजनेस करना होगा, जैसे मान लो कि मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है, मान लो सपोज करो मोबाइल बनाने की फैक्ट्री खोलनी है या मोबाइल का कोई इक्विपमेंट्स बनाने से रिलेटेड उस समय की फैक्ट्री खोलनी होती है ना, तो उस समय मुझे सरकार से उसकी परमिशन लेनी होती, लाइसेंस। और याद रखना लाइसेंस केवल एक बार नहीं, आप समझो पहले तो मुझे ये लेना पड़ता लाइसेंस कि मैं ये फैक्ट्री लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता। जब सरकार से मुझे लाइसेंस मिल जाता तो फिर मुझे कई और भी परमिशन लेने होते। क्या लेने होते? लाइसेंस का मतलब एक बार आप लाइसेंस लोगे, फिर परमिशन, जैसे भूमि अधिग्रहण है ना। अब भाई जमीन भी तो हमें लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें कई तरह की परमिशन लेना पड़ता। और ऐसा भी नहीं है कि चलो भाई लाइसेंस ले लिया फिर परमिशन मिल गई और आपको आजादी। नहीं भाई, आपको कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्राइस रखना है, आपको कहां सामान बेचना है, कितना बेचना है, ये सबका कोटा भी सरकार ही डिसाइड करेगी। तो कहने का मतलब कोई इतना सरल नहीं था उस समय बिजनेस करना। आपको लाइसेंस भी लेना है, परमिशन भी लेना है और कोटा भी लेना है।
और इस तरह से आप इन्वॉल्व हो सकते थे, तो समझिए बिजनेस करना कितना टफ रहा होगा। लेकिन यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस समय यह माना जा रहा था कि प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वॉल्व हुआ और मान लो केवल कुछ खिलाड़ियों के पास ही रह गया या कुछ बड़े आदमी आ गए और सब कुछ उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, तो फिर हमारा जो अल्टीमेट गोल था इक्वेलिटी लाना, शोषण रहित समाज बनाना, आर्थिक संसाधनों को लेकर समानता स्थापित करना, वो नहीं हो पाता। और आपको मैंने पहले भी बताया कि प्राइवेट सेक्टर को लेकर कहीं ना कहीं हमारा थोड़ी निगेटिव एटीट्यूड था। और ये चीज आप पुरानी जितनी भी बॉलीवुड मूवी है आप उसमें देखिएगा कि पुरानी बॉलीवुड मूवी में खासकर आप इस बात को बहुत ध्यान से देखेंगे कि सारे जो हीरो होंगे वो मजदूर समुदाय से होंगे और जो विलेन होगा वो खासकर कोई पूंजीपति होगा। और ये कोई एक सामान्य फिनोमेना नहीं है, इसके पीछे एक प्राइवेट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शोषण होना भी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रो सोशलिस्ट अप्रोच भी है, सारे रीजन है। मतलब आप समझोगे कि कैसे बॉलीवुड का भी रोल है और इसकी बहुत बड़ी कहानी है, इसको कभी और समझेंगे। लेकिन मैं आपको ऐसा बताना चाह रहा हूं कि ये सब जो फिनोमेना किया जा रहा है उसके पीछे रीजन था कि हम एक ऐसे समाज को बनाना चाहते थे जहां पर संसाधनों पे किसी या कुछ लोगों का बस नियंत्रण ना हो। और ये आप डीपीएसपी को जब पढ़ोगे 39 आर्टिकल और अदर आर्टिकल भी जब आप पढ़ोगे तो इसमें आप पाओगे कि भारत के संविधान में सबसे ज्यादा अगर फोकस किया गया है तो समानता जैसे मूल्यों पर किया गया। तो भाई जब भारत के संविधान पे ये बात की गई है तो अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होगा और इसीलिए ये ऐसा सिस्टम तैयार किया गया। तो अगर एक ओवरऑल हम समझें तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया जिसमें सोशलिस्ट ज्यादा, कैपिटलिस्ट बिल्कुल कम, और इसको इंप्लीमेंट किया हमने 1950-56 की पॉलिसी के थ्रू, जिसमें हमने कहा कि पब्लिक सेक्टर का रोल बड़ा होगा, प्राइवेट सेक्टर का रोल छोटा होगा। साथ में प्राइवेट को भी हमने दो पार्ट में बांटा और एक पार्ट था जो स्मॉल इंडस्ट्री के नाम पर हमने रिजर्व कर दिया, बाकी जो था वो लाइसेंस राज के थ्रू था, समझ लीजिए ऐसे, जिसमें आपको परमिशन भी लेनी होती थी, हर बात के लिए आपका कोटा फिक्स होता था, हर चीज से रिलेटेड वहां कुछ ना कुछ सरकार का कंट्रोल था। और इसके पीछे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं हमारा पुराना जो एटीट्यूड हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ, संविधान का जो डीपीएसपी है उससे आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक। और इन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने 5 ईयर प्लान को बनाया और हमने आपको बताया कि ये सब जो काम कैसे कर रहा था उसके लिए हमने आपको बताया कि ट्रिकल डाउन थ्योरी एक अप्रोच था। और इस तरह हमने इकोनॉमी को, पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी को अपने शुरू किया। अब सवाल है कि इसका क्या इंपैक्ट था, अच्छा था कि बुरा था, वो भी हम पढ़ेंगे। अगर बुरा था तो उसके पीछे क्या रीजन था ये भी पढ़ेंगे, अच्छा था तो क्या था ये पढ़ेंगे। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इससे जुड़ा कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि आपका सुझाव ही मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी देता है और मुझे भी सुधारता है, और मेरा सुधारना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। थैंक यू।